हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीट यू इन कंप्यूटर सेक्शन। गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ। जी हाँ, टैली, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग एप्लीकेशन है। काफ़ी लोग इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस टैली में मैं आप लोगों को सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यानी कि इस टैली को मैं 3 लेवल में बांटूंगा। लेवल 1 जो कि एकदम बेसिक रहेगा, जो छोटे मोटे बिजनेस में यूज़ किए जाएंगे। लेवल 2 जिसमें हम लोग परचेज, सेल्स यानी स्टॉक इन्वेंट्री का काम करेंगे, जिसमें जीएसटी और टीडीएस का भी यूज़ करेंगे। और लेवल 3 जो कि थोड़ा हाई लेवल का होगा, जिसमें हम लोग गोडाउन मेंटेन करना, फिर फॉरेन करेंसीज लॉसेस के बारे में जानना, डीटीएस के बारे में जानना, टीसीएस के बारे में जानना, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग लेवल 3 में लेंगे। तो चलिए टैली स्टार्ट करते हैं। टैली स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि टैली का निर्माण कैसे हुआ था। तो टैली का निर्माण अगर जानना है तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा श्याम सुंदर गोयनका के बारे में। श्याम सुंदर गोयनका जो कि टैली के फाउंडर हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1932 को कोलकाता के एक मारवाड़ी फैमिली में हुई थी। पिता श्री ठाकुरदास गोयनका और माता भागवानी देवी गोयनका थीं। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स से वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से किया था। 60 के दशक में ये बेंगलोर से कोलकाता शिफ्ट हो गए और विजय बॉबिन्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का निर्माण किया। 80 के दशक के दौरान उनकी रनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को एक सिंपल अकाउंट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी, जिनको इनके बेटे भरत गोयनका ने 1986 में पियोट्रॉनिक्स के नाम से पूरा कर दिया। और फिर इन दोनों ने मिलकर PFA यानी पियोट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट को भी लॉन्च कर दिया। PFA के ग्रैंड सक्सेस के बाद इन्होंने अपना हेड क्वार्टर बेंगलुरु में रखा और बिजनेस को एक्सपेंड किया 3 मेट्रो सिटीज़ में, यानी कि मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में, और इंटरनेशनल ऑफिस बनाया लंदन में। हमारे देश से पूरी दुनिया में टैली एप्लीकेशन को फैलाने वाले श्याम सुंदर गोयनका 21 अक्टूबर 2002 को बेंगलुरु में 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक की मृत्यु से हमें छोड़कर चले गए। फिर पूरा का पूरा कमान संभाला इनके बेटे भरत गोयनका ने। भरत गोयनका ये मैथमेटिक्स ग्रेजुएट थे। पिता के साथ PFA में को फाउंडर थे और 2011 में नैस्कॉम ने द फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के खिताब से इन्हें नवाजा था, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिली थी इन्हें। और 2014 में इन्हें द CSI ऑनररी फेलोशिप अवार्ड द कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी CSI से दिया गया। और 2020 में इन्हें द पद्मश्री अवार्ड यानी कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड के ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मान दिया गया। 1986 में पियोट्रॉनिक्स को लॉन्च किया गया था, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोबोल ऑफ फॉर्टन था। 1994 में MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आने के दौरान पियोट्रॉनिक्स को भी टैली सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर दिया गया। 1994 में जब हमारा DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था, तब टैली का पहला वर्जन हमारे सामने आया था 4.5, जो कि सिर्फ अकाउंट्स ओनली में काम करती थी। यानी इसमें हम लोग कोई भी स्टॉक मेंटेन या इन्वेंट्री का कोई काम नहीं कर पाते थे। सिर्फ हम लोग ट्रांजैक्शन में अकाउंट यानी कि मनी वैल्यू का काम करते थे कि कितना का मटेरियल आया, कितना का मटेरियल गया, यानी कि सिर्फ अकाउंट्स में काम होती थी, तो इन्वेंट्री का काम नहीं हो पाता था। फिर जब 1995 में विंडोज़ लॉन्च हुआ, तो फिर टैली का नया वर्जन टैली 5.4 जो कि विंडो वर्जन में थी, लेकिन इसका भी काम सिर्फ अकाउंट्स ओनली में ही था। इसके फीचर्स भी जो है वो इन्वेंट्री या स्टॉक के काम को नहीं कर पाते थे। लेकिन इन्वेंट्री और स्टॉक को करने के लिए फिर से एक नया वर्जन हमारे सामने आया, जो कि था टैली 6.3। अब हम लोग कोई भी स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। अब जब स्टॉक का सेल परचेज होना शुरू हो गया, तो टैली ने फिर एक नया वर्जन शुरू किया जिसमें हम लोग सेल्स टैक्स को भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टैली 7.2। इस टैली 7.2 में वैट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन मेन काम क्या था कि जो हम लोग सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को पे करते थे, अब टैली उसमें भी आपको सपोर्ट कर सकता था। फिर हमारा टैली सॉफ्टवेयर आया टैली 9.0। इसमें हम TCS, FBT, एक्साइज, सर्विस टैक्स इन सारे काम को कर सकते थे, यानी कि अब हम लोग इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स का भी सारा काम यहाँ पर कर सकते थे। और अब हमारा टैली ERP 9 आ गया, जो कि एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग GST बेस्ड पे है, यानी कि अब हम लोग सारा काम GST पे भी कर सकते हैं। तो गाइज, अब हम लोग अपना वीडियो शुरू करने वाले हैं ट्यूटोरियल के साथ। लेकिन शुरू करते हुए लेवल 1 जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होगा कि टैली में हम लोग कंपनी कैसे बनाते हैं, वाउचर कैसे बनाते हैं, लेज़र क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है। जब ये सारी चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे तो ट्रांजैक्शन भी सीख जाएंगे। लेकिन ट्रांजैक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सवाल, जैसे कि अगर मैं कहीं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उस ट्यूशन पढ़ाने के दौरान जो मेरी रेवेन्यू जनरेट होगी, वो रेवेन्यू को मैं किसके अंडर में डालूँ। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग किस तरह से टैली में ट्रांजैक्शन करेंगे, ये पूरे के पूरे हम लोग टैली में जानेंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल में। टैली के ट्यूटोरियल भाग में आपका स्वागत है। इस टैली सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या नॉन कॉमर्स वाले टैली कोर्स सीख सकते हैं, यस या नो? जवाब है यस। अगर स्ट्रीम की बात की जाए तो पहले स्ट्रीम में आपका साइंस और आर्ट्स ही आता था। कॉमर्स स्ट्रीम तो बहुत ही बाद में आया। कॉमर्स एक बेसिक और कॉमन स्ट्रीम है, यानी साइंस हो या आर्ट्स, उनको कॉमर्स का नॉलेज होना अनिवार्य होता है। क्योंकि अगर कोई साइंस का स्ट्रीम लेकर डॉक्टर या इंजीनियर बने और वो पैसा कमाए तो उस पैसे का हिसाब किताब को ही वाणिज्य यानी कॉमर्स कहते हैं। ठीक वही चीज़ आपके आर्ट्स में भी लागू होता है। अब ये जान लेते हैं कि कॉमर्स यानी वाणिज्य क्या है। धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही वाणिज्य यानी कॉमर्स है। किसी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के उनके उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच में विनिमय से संबंध रखता है, वाणिज्य कहलाता है। टैली या अकाउंट्स के 3 बेसिक नीड होते हैं: लेजर, ग्रुप और वाउचर। लेजर मतलब खाता बही। जैसे अगर हम लोग किसी तरह का लेन देन करते हैं, कोई उधार का या नगद का किसी भी तरह से, तो सबका अलग अलग पर्टिकुलर खाता बनाते हैं, खाता बही तैयार करते हैं। जैसे कि मनोज को 3000 रुपए में एक पंखा बेचा, तो खाता किसका बनेगा? खाता बही बनेगा मनोज का। ठीक उसी तरह से सूरज को 3000 में 3 घड़ी बेची, खाता बही सूरज का बना। संजय को 4500 में 3 घड़ी बेच दी, तो खाता बही संजय का बना। ऑफिस के स्टाफ्स को 6000 रुपए का वेतन दिया, खाता बही सैलरी अकाउंट का बना। मकान मालिक को 5000 रुपए का किराया दिया, तो खाता बही रेंट अकाउंट का बना। अब जैसे मनोज को 3000 रुपए में पंखा बेचा, तो मनोज का खाता एक साइड कर देते हैं। संजय को 4500 रुपए में 3 घड़ी बेची, संजय को भी थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ऑफिस के स्टाफ को 6000 रुपए का वेतन दिया, इसको भी सैलरी अकाउंट को भी थोड़ा साइड कर लेते हैं। मकान मालिक को 5000 रुपए का किराया दिया, इसको भी सैलरी के साथ उसके नीचे रख देते हैं। और सूरज को जो 3000 रुपए में 3 घड़ी खरीदी थी उससे, उसको हम इस साइड ले लेते हैं। अब मनोज संजय एक ग्रुप में आ गया, सैलरी और रेंट एक ग्रुप में आ गया, और सूरज जिसे मैंने खरीदा था वो एक ग्रुप में आ गया। तो इन लेजर्स को इकट्ठा करके जहाँ पर रखते हैं वो मेरा ग्रुप होता है। जैसे सूरज मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, मनोज और संजय मेरा सन्ड्री डेटर यानी ग्राहक, और ऑफिस के जितने भी खर्च हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप और खाता बही। और वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री की अगर बात की जाए तो जो लेन देन हम लोग करते हैं उसकी एंट्रीज को ही वाउचर एंट्रीज कहा जाता है। तो यही 3 बेसिक नीड थे आपके टैली या अकाउंट्स के। चलिए अब हम जानते हैं कि कंपनी में सबसे पहले हमें क्या करना है। जैसे ही आप टैली खोलेंगे, आपको प्रेस करना है Alt+F3। जैसे ही आप Alt+F3 बटन दबाओगे, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में टैली फॉर्मेट में कंपनी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा सेलेक्ट कंपनी, दूसरा मिलेगा शर्ट कंपनी, तीसरा मिलेगा क्रिएट कंपनी, चौथा मिलेगा अल्टर कंपनी, और 5th पॉइंट क्विट कंपनी। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना के कंपनीज बेसिस पे कर दिया है, लेकिन इसका मतलब जैसे आप नोटपैड और वर्डपैड में पढ़े थे सेम वैसे ही है। जैसे सेलेक्ट कंपनी का मतलब पुराने फाइल को खोलना यानी ओपन फाइल, शर्ट कंपनी यानी जो फाइल खुली हुई है उसको बंद करना क्लोज फाइल, क्रिएट कंपनी यानी कोई नया फाइल अगर खोलना है आपको तो न्यू फाइल में जाते हैं। ठीक उसी तरह से टैली में आपको नया कंपनी बनाना होता है तो क्रिएट कंपनी। अल्टर कंपनी मतलब बदलना, अगर नाम या कोई भी एड्रेस कुछ भी बदलना होता है तो आप अल्टर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग नोटपैड या वर्डपैड में सेव एज का इस्तेमाल करते थे उसका नाम या उसका लोकेशन चेंज करने के लिए।
लास्ट आ गया आपका क्विट कंपनी, यानी कि जो हम लोग नोटपैड या वर्डपैड में एग्जिट का इस्तेमाल करते थे, यानी कंपनी से बाहर निकल जाना। चलिए फिलहाल अभी तो हम लोग बिल्कुल फ्रेश चल रहे हैं, हम लोग का कोई कंपनी नहीं बनी हुई है, तो हमें अपनी कंपनी बनानी है, यानी हम लोग क्रिएट कंपनी में जाएंगे। जैसे हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो हमारा कंपनी क्रिएशन का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपका 2 टर्म्स रहता है, एक बेसिक डिटेल्स और एक एडवांस डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में आपसे पूछा जा सकता है कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी स्टेट और कंपनी कॉन्टैक्ट के बारे में। तो कंपनी स्टेट में मैंने दे दिया स्वराज इलेक्ट्रिकल्स, कंपनी एड्रेस में दे दिया मुकुंद नगर धनबाद, कंपनी स्टेट हम लोगों ने झारखंड दे दिया और कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर 9470 और अपना कुछ डिटेल्स। ये तो कॉमन सी बात है, जिसको जिस नाम से कंपनी बनानी है, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है उस हिसाब से डाल दिया जाएगा। बात करते हैं एडवांस डिटेल्स की। एडवांस डिटेल्स में सबसे पहले आपको मिलेगा मेंटेन। मेंटेन का मतलब कि आप अपनी टैली को किस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं, अकाउंट्स ओनली यानी सिर्फ अकाउंट में, या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यानी अकाउंट के साथ आइटम्स भी। अब हम लोग जो काम करेंगे शुरू में अकाउंट ओनली का करेंगे, यानी कि हम लोग ना कोई सामान को खरीदेंगे ना कोई सामान बेचेंगे, बस अपना सेवा प्रदान करेंगे यानी सर्विस देंगे। जैसे अगर मैं एक रिपेयरिंग शॉप खोलता हूँ तो मैं कोई सामान नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं अपना मेहनताना का पैसा लूँगा। ठीक उसी तरह से एक डॉक्टर भी अपना सर्विस चार्ज लेता है, यानी जैसे ही आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर आपको आपका बीमारी बताता है, प्रेस्क्राइब करता है कुछ मेडिसिन और बोलता है दवाई दुकान में जाके ले लीजिए, लेकिन वो कोई मेडिसिन नहीं देता है। तो वो डॉक्टर जो है आपसे पैसे लेता है, यानी अगर उसे अपना टैली को मेंटेन करना हो, अपना बिजनेस को मेंटेन करना हो, तो वो टैली का अकाउंट ओनली वाला बिजनेस चूज करेगा। लेकिन जब आप एक दवाई दुकान वाले के पास जाओगे और उससे मेडिसिन लोगे, तो वो आपको पैसे के बदले में वस्तु देगा, यानी कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स ओनली काम करेंगे, उसके बाद लेवल 2 में हम लोग अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मोड में चलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल ईयर। जैसे कैलेंडर ईयर आपका होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक उसी तरह से फाइनेंशियल ईयर आपका जो है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। नेक्स्ट आता है आपका बुक बिगिनिंग। बुक बिगिनिंग का मतलब आप अपना व्यापार या आप अपना दुकान कब से शुरू कर रहे हैं, वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो चलो फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 1/4/2022 कर दिया, और बुक बिगिनिंग यानी हम लोग अपनी दुकान का शुरुआत 15 जून 2022 से करेंगे। जैसे हमारा कंपनी क्रिएशन का काम खत्म हो जाता है, मेरा थर्ड इंटरफेस गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। जब आपका कंपनी क्रिएट हो जाए, जब भी आप अपना टैली को खोलोगे, आपके सामने यही एक इंटरफेस प्रेजेंट होगा, गेटवे ऑफ टैली, जिसको हम लोग प्यार से GOT भी कहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अकाउंट्स ओनली का सेक्शन चूज किया है मेंटेन में, तो हमें 2 सेक्शन मिलेगा यहाँ पे, एक मास्टर और दूसरा ट्रांजैक्शन। मास्टर में आपको मिलेगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो यानी कि हम यहाँ पर लेजर, ग्रुप या वाउचर बना सकते हैं, देख सकते हैं या बदल सकते हैं। लेकिन लेन देन करने के लिए आपको जाना होगा ट्रांजैक्शन यानी अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जब हम जाएंगे तो हमें 4 वाउचर कीज मिलेंगे, F4 यानी कॉन्ट्रा, F5 यानी पेमेंट, F6 यानी रिसीट और F7 यानी जर्नल। अभी हम लोग लेजर, ग्रुप या वाउचर यहाँ पे नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग वाउचर के बारे में एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे। इसीलिए मास्टर को अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर की अगर बात की जाए तो आपको अभी आपका सिंगल एंट्री मोड को यस कर लेना है। कैसे करेंगे? तो आप जैसे ही F12 दबाओगे, यूज सिंगल एंट्री मोड ऑफ पेमेंट, रिसीट एंड कॉन्ट्रा, उसको आपको यस कर देना है। अगर किया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया हुआ है तो आपको उसको यस करके इसका सिंगल एंट्री मोड यस कर लेना है। क्यों करना है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सब हम लोग धीरे धीरे बाद में जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पहला वाउचर की, F4 यानी कॉन्ट्रा का। कॉन्ट्रा का काम होता है बैंक ट्रांजैक्शन, यानी इसमें हम लोग इंटरनल ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें ना ही हमारा कोई पैसा खर्च या नुकसान होता है और ना ही हमारा कोई लाभ या फिर पैसा आता है। इसमें बस एक ही काम किया जा सकता है,
या तो पैसे बैंक में जमा करो या तो फिर बैंक से पैसे निकाल लो। डिपॉजिट एंड विथड्रॉल। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना और विथड्रॉल का मतलब होता है निकासी। चलिए इसमें सबसे पहला सवाल हम लोग ये कर लेते हैं कि 20,000 रुपया ICICI बैंक में जमा करना है। आपका कंप्यूटर के स्क्रीन पे जब आप F4 प्रेस करोगे तो आपके टैली में कॉन्ट्रा का इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। अकाउंट ऊपर, पर्टिकुलर और अमाउंट राइट कॉर्नर पे। अकाउंट में आपका वो आएगा जिसका बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और आपका रोकड़ यानी नगद पैसा घटेगा। तो अकाउंट में जाएगा आपका ICICI बैंक और पर्टिकुलर में हो जाएगा क्या जमा कर रहे हैं बैंक में, कैश, तो कैश, और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट डाल दो। ठीक इसी तरह से इसी का दूसरा सवाल आ जाएगा विथड्रॉ यानी निकालना। तो विथड्रॉ ₹5,000 इन कैश, कैश में निकालना है। अब अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो मेरा वैल्यू कैश का बढ़ेगा। तो अकाउंट की जगह पे हमारा हो जाएगा कैश और पर्टिकुलर में आ जाएगा ICICI बैंक। और ठीक उसी तरह से अमाउंट के कॉलम में आपका आ जाएगा आपका अमाउंट 5,000। नेक्स्ट वाउचर की अगर बात की जाए तो आती है आपका पेमेंट। पेमेंट मतलब चुकाना। जब भी आप पैसा किसी को देते हो या चुकाते हो तो आपका पेमेंट आएगा। इसका भी इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। अकाउंट ऊपर और पर्टिकुलर और अमाउंट नीचे। ये इसमें एक सवाल है, पेड सैलरी ऑफ ₹12,000 फॉर ऑफिस प्रेमिसेस थ्रू चेक, यानी कि वेतन पे कीजिए 12,000 रुपया जो कि आपका ऑफिस का खर्च है, वो भी चेक से। तो अकाउंट में ऊपर में आपका जब भी आएगा तो या तो बैंक आएगा या तो कैश आएगा, क्योंकि जब भी आप पेमेंट करोगे या तो आप अपना ATM कार्ड से करोगे या तो चेकबुक से करोगे या तो ऑनलाइन करोगे, मतलब बैंक से करोगे, और नहीं तो फिर जो आपके पास रोकड़ पैसा है उससे आप करोगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सैलरी पेमेंट करना है 12,000 रुपया, लेकिन जो भी पेमेंट आप करोगे वो आपको करना है चेक से। तो अकाउंट में आ जाएगा आपका ICICI बैंक और पर्टिकुलर में आपका हो जाएगा सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट। और ठीक उसी तरह से अमाउंट के कॉलम में आपका अमाउंट 12,000। नेक्स्ट वाउचर की अगर बात की जाए तो आता है आपका रिसीट। रिसीट मतलब होता है पैसा रिसीव करना। सवाल की अगर बात की जाए तो सवाल यहाँ पर आपको मिलता है, रिसीव फ्रॉम अविनाश कंप्यूटर धनबाद ₹40,000 बाय चेक, यानी कि हम लोग अविनाश कंप्यूटर जो कि धनबाद के हैं उनसे 40,000 रुपये का एक चेक रिसीव किए, यानी कि मेरा पैसा मेरे हाथ में नहीं बल्कि मेरे बैंक वाले खाते में जमा होगा। तो जैसे ही हम F6 का बटन रिसीट दबाएंगे तो हमारा अकाउंट इंटरफेस आ जाएगा, नीचे पर्टिकुलर एंड राइट कॉलम में आपका अमाउंट। तो हम लोग अकाउंट के कॉलम में डालेंगे ICICI बैंक, क्योंकि पैसा चेक से रिसीव कर रहे हैं तो मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा, और पर्टिकुलर में हो जाएगा जिसका पैसा आ रहा है, यानी अविनाश कंप्यूटर धनबाद अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में वही आपका सेम अमाउंट। चलिए कॉन्ट्रा पेमेंट रसीट, यहाँ तक तो आसान था। अब डबल एंट्री सिस्टम में आपका आ जाता है आपका जर्नल। यहाँ पर अगर आप F12 में जाकर सिंगल एंट्री मोड को यस भी किए हैं तो भी आपका जर्नल जो है वो डबल एंट्री मोड में ही दिखाएगा, यानी कि ऊपर बाय या डेबिट, नीचे टू या क्रेडिट। ये इसलिए क्योंकि जब हम पेमेंट में या रिसीट में जाते हैं तो ये फाइनल हो जाता है कि आपका ऊपर यानी अकाउंट वाले साइड में बैंक या कैश ही होगा, यानी सिंगल एंट्री मोड में, उसमें और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक वही चीज़ आपका कॉन्ट्रा में भी आता है, कैश और बैंक के अलावा और उसमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन जर्नल एक ऐसा एडजस्टमेंट परफॉर्मा होता है जिसमें आपका दोनों साइड डिफरेंट लेजर्स हो सकते हैं। इसके इंटरफेस में आपका आता है पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसमें सवाल है कि परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अनिकेत इंटरप्राइजेस धनबाद। तो हम लोग स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दिए बल्कि उधार में खरीद रहे हैं अनिकेत इंटरप्राइजेस जो कि धनबाद के हैं। तो डेबिट, अब हम अगर खरीद रहे हैं अनिकेत इंटरप्राइजेस से तो दैट मीन सामने वाला पार्टी मेरा कौन होगा, हमको उसको बाद में पेमेंट करना है, यानी वो मेरा क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर को हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड में रखेंगे और डेटर को रखेंगे हमेशा डेबिट साइड, और उल्टा साइड में चला जाएगा आपका वो रीज़न जिस वजह से सामने वाला पार्टी आपका डेबिट यानी डेटर या क्रेडिटर बन रहा। तो अभी अनिकेत इंटरप्राइजेस की अगर बात की जाए तो ये अनिकेत इंटरप्राइजेस हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है।
तो ऑब्वियस सा बात है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका रीजन होगा, तो रीजन है स्टेशनरी। स्टेशनरी की वजह से अनिकेत इंटरप्राइजेस मेरा जो है वो क्रेडिटर बन गया। तो डेबिट साइड में आ जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। डेबिट के कॉलम में आप अमाउंट डालोगे 15,000 और क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू अनिकेत इंटरप्राइजेस धनबाद और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में इसका अमाउंट डालोगे। दोनों अमाउंट मिल गया, बैलेंस ओके। तो इसमें कोई कैश और बैंक का एंट्री नहीं होता है। अब इतना आसान जो लग रहा है कि हम लोग टाइप करेंगे और काम हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को एक एक पर्टिकुलर लेज़र को बनाना होता है। तो हम लोग जब लेज़र बनाएंगे तो लेज़र दो कंडीशन में बनता है, एक प्राइमरी यानी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में और एक होता है सेकेंडरी। जैसे कि ये गेटवे ऑफ टैली में आप देख रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली में आपको बताया था मास्टर है, जिसमें हम लोग जाएंगे अकाउंट इन्फो में, फिर हमें जाना है लेज़र में एंड देन क्रिएट। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर आता है लेज़र क्रिएशन में। जैसे आप गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, अकाउंट इन्फो में जाओगे, लेज़र में जाओगे, देन क्रिएट करोगे तो आप क्रिएट के इंटरफेस में पहुँच जाओगे। लेज़र इंटरफेस में जाएंगे तो वहाँ पर हमें सबसे पहले पूछा जाएगा नेम और अंडर। नेम आप कुछ भी दे दो, लेकिन अंडर मतलब हो गया वो ग्रुप जिसके अंदर, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना लेज़र क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग नेम में ले लेते हैं अनुपम कंप्यूटर्स को। सपोज अनुपम कंप्यूटर से कुछ खरीद रहे हैं और अंडर हो जाएगा, क्योंकि खरीद रहे हैं तो सामने वाला बन जाएगा क्रिएटर। अब ये अंडर वाला ग्रुप का खेला क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा कि हम लोग अंडर ग्रुप कैसे अरेंज करेंगे। टू अरेंज द ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर लेज़र क्रिएशन। अगर किसी तरह का आपका कोई कैपिटल हो तो वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अगर कोई भी तरह की आपकी कोई संपत्ति हो तो उसका ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स होगा। किसी भी तरह का बैंक आपका बैंक अकाउंट के अंदर में। लोन, एडवांस या सिक्योरिटी अगर आप किसी को देते हो तो आपका ग्रुप करंट एसेट्स में जाएगा। लोन, एडवांस, सिक्योरिटी अगर आप किसी से लेते हो तो आपका अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अगर किसी तरह का कोई ऑफिस का खर्च आपको लगे तो उसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में डाल दो, और अगर कोई ऑफिस का इनकम हो तो उसको आप इनडायरेक्ट इनकम में डाल दो। ठीक उसी तरह से अगर कोई फैक्ट्री का खर्च हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और अगर फैक्ट्री का कोई इनकम हो तो वो डायरेक्ट इनकम है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, चलो क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं एक दुकान खोलूँ और दुकान खोलने में ही मुझे जो जो खर्च थे, जैसे कि मान लीजिए मकान मालिक को मैंने चाबी ले लिया उससे, अब दुकान में कुछ रिपेयरिंग करनी है, तो दुकान तो अभी खुली नहीं है। रिपेयरिंग करने के लिए जो भी मैंने अपने मजदूरों को मजदूरी दी, वो सारी चीज़ें मैं अपने पूंजी के पैसे से दे रहा हूँ। अभी तक मेरा एक भी पैसा का कमाई नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अब 1 से 1.5 महीना पूरा हो गया, कुछ कमाई भी हुई है, उसके बाद मैं अपने ऑफिस के स्टाफ्स को सैलरी दे रहा हूँ या फिर अपने ऑफिस का किराया भर रहा हूँ, तो ये सारा चीज़ हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आपकी दुकान खुल चुकी है और आप जो भी खर्च कर रहे हो वो कमा के कर रहे हो। जे पॉइंट में आ जाता है टू बाय समथिंग फ्रॉम समवन इन क्रेडिट, यानी किसी से अगर हम उधार में खरीदते हैं तो सामने वाला पार्टी मेरा महाजन यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता है। ठीक उसी का उल्टा अगर हम किसी को उधार में बेचते हैं तो सामने वाला पार्टी मेरा सन्ड्री डेटर हो जाता है। तो ये ग्रुप को हमें अच्छी तरह से याद कर लेना होगा ताकि हम कोई भी लेज़र बनाएं उसका ग्रुप सटीक रूप से डाल सकें। पहला सवाल, मिस्टर मेहता स्टार्टेड अ बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैपिटल ऑफ ₹50,000। मिस्टर मेहता जो हैं वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पूंजी की लागत लगाई है ₹50,000। दूसरा सवाल, मिस्टर मेहता रिसीव लोन फ्रॉम अजय शर्मा इन कैश एट द रेट ऑफ ₹30,000। मिस्टर मेहता जो हैं वो अजय शर्मा से एक लोन लिए कैश में, जिसका अमाउंट ₹30,000 है। तीसरा सवाल है, फर्नीचर परचेज किया गया ₹8,000 में, वो भी कैश में। चौथा सवाल है, SBI बैंक में डिपॉजिट किया गया है ₹20,000। पांचवा सवाल है, स्टेशनरी परचेज किया गया है 11,000 में, लेकिन उधार में, मनी लाल से। छठा सवाल है, पेड कर दिया गया क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में चेक के जरिए। चलिए इन सवालों को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मिस्टर मेहता जो हैं वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैपिटल यानी पूंजी लागत लगा के ₹50,000 में, यानी
अगर मिस्टर मेहता घर से पैसा लगा रहे हैं तो आपके दुकान के खाते में पैसा आया, क्योंकि इसी पैसे से पूरा का पूरा व्यापार मुझे चलाना है। तो सबसे पहले पूंजी के रूप में जो आता है वो मेरा कैपिटल होता है। तो हम बटन प्रेस करेंगे F6 यानी रिसीट, तो मेरा इंटरफेस आ जाएगा अकाउंट ऊपर, पर्टिकुलर, देन अमाउंट। तो अकाउंट के कॉलम में डालेंगे कैश, क्योंकि पैसा जो आ रहा है वो कैश में आ रहा है, और पर्टिकुलर में हो जाएगा वो रीज़न जिस वजह से पैसा आ रहा है। किसका पैसा है? मेहता का। तो मेहताज कैपिटल, अमाउंट के कॉलम में 50,000 अमाउंट डाल दिया। लेकिन ये मेहताज कैपिटल टाइप करने से तो नहीं आएगा, मुझे ये लेज़र बनानी होगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, लेज़र आप दो तरीके से बना सकते हो, एक प्राइमरी मोड में और एक सेकेंडरी मोड में। तो फिलहाल अभी मैं शॉर्टकट मेथड यानी कि सेकेंडरी मोड का ही इस्तेमाल करूँगा। तो प्रेस करता हूँ Alt+C, तो मेरे सामने ये कॉलम खुल जाएगी, नेम एंड अंडर। तो मैं नेम में तो अपना जो भी नाम देना है, जिस नाम से मुझे लेज़र बनाना है वो डाल दूंगा, जैसे कि मेहताज कैपिटल। और अंडर जो मुझे ग्रुप सिलेक्ट करना था वो हो जाएगा किसी भी तरह की पूंजी यानी किसी भी तरह का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि मिस्टर मेहता रिसीव लोन फ्रॉम अजय शर्मा से लोन लिया गया 30,000 रुपए का, यानी इसमें भी पैसा आ रहा है। हम प्रेस करेंगे F6 यानी रिसीट, तो मेरा इंटरफेस बिल्कुल वैसे ही खुल जाएगी। इस बार भी अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो मेरा कैश वाले अकाउंट में आ रहा है। तो अकाउंट में लिखेंगे कैश, और रीज़न ये है कि इस बार पूंजी नहीं बल्कि लोन लिया गया है। तो लोन फ्रॉम अजय शर्मा, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डालेंगे। लेकिन लोन फ्रॉम अजय शर्मा तो लिखाएगा नहीं, क्योंकि पहले से लिस्टिंग मौजूद नहीं है। तो मुझे इसको बनाना है, हम Alt+C प्रेस करेंगे, तो इसमें हमको मिलेगा पहला नाम, किस नाम से हम अपना लेज़र यानी अपना खाता बही बना रहे हैं। तो खाता बही बनेगा लोन फ्रॉम अजय शर्मा के नाम से। अंडर हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी, क्योंकि किसी से भी लोन या एडवांस लिया जाए तो आपका दायित्व बढ़ता है कि आपको उसे देना है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात की जाए तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 8,000 रुपये में कैश में, तो यानी कि अब पैसा जा रहा है, यानी हम लोग पैसा चुका रहे हैं। किसके बदले में? फर्नीचर के बदले में। तो बटन लगेगा F5, पेमेंट यूज़ करेंगे, अकाउंट में जाएंगे, जाने के बाद वहाँ पर प्रेस करेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि कैश एंड PL तो ऑलवेज टैली में एग्जिस्ट होती है। और पर्टिकुलर में आ जाएगा रीज़न क्या था, किस वजह से पैसा जा रहा है मेरा, तो फर्नीचर की वजह से। तो लिखेंगे फर्नीचर, अब फर्नीचर भी बनाना पड़ेगा। प्रेस करेंगे Alt+C, लिखेंगे फर्नीचर, नेम में अंडर हो जाएगा आपका किसी भी तरह की संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट आपका 8,000। ओके, एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसमें है डिपॉजिट कर रहे हैं हम SBI बैंक में 20,000 रुपये, यानी कि बैंक में पैसा डालना है। तो इसमें आ जाएगा आपका F4 यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर। जैसे ही हम लोग F4 प्रेस करेंगे तो मेरा इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। बैलेंस बढ़ रही है SBI बैंक में, इसलिए ऊपर वाले अकाउंट में आपका आ जाएगा SBI बैंक। अब SBI बैंक मुझे बनानी होगी, तो SBI बैंक का अंडर हो जाएगा आपका बैंक, क्योंकि किसी भी तरह का बैंक अकाउंट आपका होता है बैंक अकाउंट। नीचे पर्टिकुलर में हो गया कैश, क्योंकि कैश जमा कर रहे हैं, एंड राइट साइड के कॉलम में आपका हो जाएगा अमाउंट 20,000, क्योंकि 20,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ा जाए तो आता है आपका परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹11,000, यानी 11,000 रुपये का स्टेशनरी खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? तो मनीलाल एंड कंपनी से, क्रेडिट में, उधार में। यानी अब आ जाएगा मेरा जर्नल। जैसे ही हम जर्नल यानी F7 को प्रेस करेंगे तो मेरा इंटरफेस अब डबल एंट्री मोड में खुल जाएगी, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब बात हो रही है जो हम लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो पर्सन नेम मनीलाल ऑन क्रेडिट में जो है, तो मनीलाल एंड कंपनी जो है ये मेरा हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे खरीद रहे हैं, ये मेरा महाजन है, हमको इसको पेमेंट करना। तो क्रेडिटर का नाम क्रेडिट साइड में डालेंगे, रीज़न होगा आपका ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि डेबिट साइड में। तो डेबिट में आ जाएगा स्टेशनरी मेरा एक तरह का खर्च है ऑफिस का। तो मैंने पढ़ा था कि अगर किसी भी तरह का ऑफिस का खर्च हो तो आपका होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रेस करेंगे Alt+C और डाल देंगे अपना स्टेशनरी, और अंडर हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। नेक्स्ट आपका हो जाता है नीचे में मनीलाल जो है वो मेरा क्रेडिटर है, यहाँ पे भी ये मुझे नहीं मिलेगा, तो Alt+C प्रेस करेंगे, मनीलाल का खाता बनाएंगे और अंडर डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट के कॉलम में 11,000।
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है आपका पेड टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट थ्रू चेक, यानी क्रेडिटर को पे करना है पूरे का पूरा सेटलमेंट चेक से। तो यानी अब ये भी मेरा पेमेंट बन गया। पेमेंट में जाएंगे, अकाउंट में डालेंगे SBI बैंक, यानी कि मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, और नीचे में आ जाएगा मनीलाल एंड कंपनी। फुल सेटलमेंट यानी जितना बकाया था पूरा का पूरा पेमेंट कर दो। तो 11,000 मैंने यहाँ डाल दिया और पूरा पेमेंट। यहाँ पर मुझे SBI बैंक या मनीलाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से ही ये बनी हुई थी। हमें वही लेज़र बनाना है जो लेज़र मेरा बना हुआ ना हो, क्योंकि हमें हर बार एक ही लेज़र पे सारा ट्रांजैक्शन पास करना है ताकि बैलेंस शीट में उस ग्रुप में उस लेज़र में पता चल जाए कि कितना आपका बकाया या कितना आपका आने वाला है। ठीक है, तो टैली के फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपका इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू थिंग्स। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।